और भारत के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ है इस चैप्टर में, और यही चैप्टर हम लोग पढ़ भी रहे थे। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आधा हम ये चैप्टर पढ़ा दिए थे और आधा अभी जो बचा हुआ था उसे हम लोग इस क्लास में समाप्त कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बाबू आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। आप सभी बच्चों का संख्या धीरे धीरे बढ़ भी रहा है और जल्दी जल्दी से अगर जुड़ जाए तो हम आज की इस क्लास को शुरू कर सकें। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? बताओ भाई। सर मेरा कमेंट जा रहा है? बिल्कुल आ रहा है, सब लोगों का कमेंट आ रहा है। ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि हमारा कमेंट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आपका कमेंट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो चलिए आगे आइए बढ़ते हैं। हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? सबसे पहले तो जरा ये देख लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग पढ़े थे जहां पर मैक्स मूलर संस्कृत के बारे में बोल रहे थे, वहां तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, मैक्स मूलर जो संस्कृत के बारे में बोल रहे थे वहां तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। तो एक बार वहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, संस्कृत के बारे में बता रहे थे मैक्स मूलर कि जो संस्कृत भाषा है वो एकदम अलग भाषा है और ये पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में ही यह भाषा प्रचलित है। तो संस्कृत के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और इसके आगे। ठीक है ना, वहां तक पहुंच जाएं, उसके बाद तो फिर आगे हम लोग बढ़ ही जाएंगे। हाँ, संस्कृत जो है वो सर्वातिशायी क्यों है, यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो पिछली क्लास में हम लोग यही तक पढ़े थे बाबू। ठीक है ना, संस्कृत के बारे में मैक्स मूलर बता रहे थे कि संस्कृत जो है वो एक अद्वितीय भाषा है जो सिर्फ भारत में ही बोला जाता है। तो संस्कृत के बारे में ही हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे और संस्कृत के बारे में ही पढ़ाई कर रहे थे। आज हम लोग इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले पेज में हम लोग चलते हैं कि क्या बोलते हैं। देखिए संस्कृत के बारे में मैक्स मूलर और क्या क्या बातें बता रहे हैं। संस्कृत के बारे में मैक्स मूलर अपने अपनी भाषण में कहते हैं कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, यानी कि जो संस्कृत भाषा है यह बहुत प्राचीन भाषा है। कहा भी जाता है कि संस्कृत को देवों का भाषा कहा जाता है। संस्कृत देवी देवताओं की भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है संस्कृत। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। यानी कि मैक्स मूलर कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वह ग्रीक भाषा से भी पुराना है। ठीक है ना, ग्रीक भाषा से भी पुराना है संस्कृत भाषा। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है। यानी कि दो भाषा ग्रीक और लैटिन जिसको कि लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ साम्य अवश्य है। यानी कि ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा, आए दिन आप लोग जब साइंस पढ़ते होंगे, जैसे हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी में कहते हैं कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, लेकिन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। तो आए दिन आप लोगों को जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं तो आपको हम जरूर बताते हैं कि ये दो ग्रीक भाषा से मिलकर के बना है, दो लैटिन भाषा से मिलकर के बना है। तो ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा ये दो भाषाएं जो है वो बहुत पुरानी भाषा है। ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा बहुत पुरानी भाषा है, लेकिन कहा जाता है कि संस्कृत उससे भी ज्यादा पुराना है। ठीक है ना, कहा जाता है कि जो संस्कृत भाषा है वो उससे भी ज्यादा क्या है, पुराना है। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। यानी कि जो ग्रीक भाषा है और जो लैटिन भाषा है यह दोनों में बहुत ज्यादा समानता भी है। ठीक है ना, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में समानता भी बहुत ज्यादा है। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी कभी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। यानी कि ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के बारे में मैक्स मूलर यहां पर बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रीक भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रीक भाषा में किसी चीज को समझने के लिए लैटिन भाषा का सहारा लेना पड़ जाता है, और कभी कभी लैटिन भाषा को विशेष समझने के लिए ग्रीक भाषा का सहारा लेना पड़ जाता है। यानी कि ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा एक दूसरे के संपूरक है। ठीक है ना, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। यानी कि ये दोनों में किसी न किसी तरीके का पारिवारिक संबंध जो है वो स्वीकार करना पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुक वाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। यानी कि लोग ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में उलझे हुए थे।
लोग ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में उलझे हुए थे। ग्रीक भाषा में कभी कभी समस्या आ जाए तो लैटिन का सहारा लेना पड़ता, लैटिन भाषा में कभी समस्या आ जाए तो ग्रीक भाषा का सहारा लेना पड़ता, और तभी आ गया संस्कृत भाषा सब लोगों के सामने। तो जब संस्कृत भाषा आया तो लोगों को एक ऑप्शन मिल गया कि भाई अब एक दूसरा भाषा भी है। तो भाई संस्कृत भाषा के आने से एक सही प्रकाश का, एक सही गर्मी का लोगों को एहसास हुआ, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। यानी कि संस्कृत के आ जाने से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्टार्ट हो गया। ठीक है ना सर? ग्रीक भाषा आप जानते हैं, हम किससे जानेंगे ग्रीक भाषा जी? हाँ, हम ग्रीक भाषा कैसे जानेंगे? देखो, हमें हिंदी आता है, थोड़ा बहुत भोजपुरी समझते हैं, बहुत बढ़िया बोल नहीं पाते हैं भोजपुरी, लेकिन समझ पाते हैं। मगही भाषा बहुत अच्छे तरीके से हम बोल लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजी भाषा बहुत फ्रैंकली नहीं बोलते हैं, लेकिन पूरा समझते हैं। ठीक है ना, बोल भी लेते हैं मिला जुला के काम चलाने भर। और इसके अलावा हमें और कोई भाषा के बारे में जानकारी है नहीं। ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा ये सब कभी सुने नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप यूपी उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो वहां पर अवधी भाषा बोला जाता है, तो अवधी भाषा भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। मतलब अवधी भाषा बोलते नहीं है लेकिन समझ जाते हैं। ठीक है ना, तो इन सब भाषाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। ठीक है बाबू? हाँ जी। लैटिन भाषा हम कैसे जानेंगे? लैटिन भाषा हमको नहीं पता है। हाँ, भोजपुरी भी बहुत नहीं बोलते हैं भाई, समझ जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, मगही भाषा बोलते हैं क्योंकि हम लोगों की जो गांव की भाषा है वो मगही भाषा ही है। ठीक है ना, मगही भाषा ही है। सर मगही भाषा बोलिए मगही भाषा बोले? अच्छा देखो, मगही भाषा में बीच बीच में आप लोग को बोल करके सुनाते हैं कि मगही भाषा होता कैसा है। आमतौर पर आप लोग पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया, इन सब जगहों पर जब आप जाते हैं ना तो मगही भाषा, क्योंकि ये सब ना क्षेत्र मगध क्षेत्र है और मगध क्षेत्र में मगही भाषा बोला जाता है, ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है? हाँ जी। ठीक है बाबू? हाँ जी। तो देखिए, तो कहा जा रहा है कि संस्कृत भाषा के आ जाने से बहुत कुछ मामला सॉर्ट आउट हो गया। यानी कि संस्कृत भाषा के आ जाने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो मामला पड़ा हुआ था ग्रीक और लैटिन के बीच में, थोड़ा शांत हुआ। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। देखो बाबू, अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज मतलब होता है छोटा भाई। तो कहा जा रहा है कि संस्कृत जो है वो इन सब भाषाओं की अग्रजा है। यानी कि जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं में सबसे बड़ा है। ठीक है ना? कहा जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा है वह सभी भाषाओं में सबसे बड़ा है। संस्कृत भाषा ही सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगर इसी को मगही में बोलना रहे तो कैसे बोलेंगे? जाना ही हो, संस्कृत भाषा जो है उस सब भाषा में सबसे बड़का भाई है। ठीक है ना? संस्कृत भाषा के सबसे बड़का भाई मानल गई है। हाँ, ऐसे करके बोला जाता है मगही भाषा, ऐसे करके बोलल जाए मगही भाषा। समझ में आ गलो तोनी के? हैं? समझ में आ गलो बाबू तोनी के हो? हाँ, संस्कृत भाषा सर जानते हैं आप? हाँ देखो, छूट गया था, संस्कृत भाषा तो जानवे करते हैं। ठीक है ना, संस्कृत भाषा बोलते भी हैं, समझते भी हैं। ठीक है ना, संस्कृत भाषा में हमारे यहाँ पूजा पाठ सब कुछ होता है, तो सब लोग संस्कृत भाषा सुने हैं, जानने हैं। ठीक है? हाँ जी। तो यहां तक आप लोग को पता चला कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की क्या है? अग्रजा है, यानी कि बड़ा भाई है। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यानी कि संस्कृत से हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुआ, संस्कृत भाषा से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ जो अन्य सभी भाषाओं में नहीं प्राप्त होता है। कहा जा रहा है कि यदि आग के लिए संस्कृत का, जरा ध्यान से सुनिएगा, कहा जा रहा है कि यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निर्भांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। जैसे देखिए, बताया गया है कि संस्कृत और लैटिन में का अंतर है। संस्कृत में जैसे आग, आग को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं अग्नि। ठीक है ना? आग को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं। वही अगर आप लैटिन में चले जाएं तो आग को लैटिन में बोलते हैं इग्निस। क्या बोलते हैं? इग्निस। तो अर्थ तो दोनों का एक ही है, लगभग मिलता जुलता है। अग्नि और इग्निस लगभग मिलता जुलता शब्द है। ठीक है ना? तो वही कहा गया है। और साथ ही लिथुआनियन में क्या होता है? उग्निस। और अस्कोटिक भाषा के इंग्ले शब्द यह दर्शाते हैं कि सलाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी। यानी कि देखो, जैसे आग का एक एग्जांपल दिया गया है कि आग जो है, हिंदी में तो हम लोग आग बोल देते हैं, अंग्रेजी में फायर बोलते हैं, और संस्कृत में अग्नि बोलते हैं, लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं इग्निस, उसके अलावा लिथुआनियन भाषा में बोलते हैं उग्निस, और अस्कोटिक भाषा में हम लोग आग को बोलते हैं इंग्ले। तो इस तरीके से अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से शब्दों को बोला जाता है। भले ही वहां कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हों, यानी कि भले और कोई ना कोई शब्द बोला जाए, कई जगह पर जाएंगे आग को कुछ और बोला जाता होगा, यानी कि भाषा का बस फेर होता है। आग को अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों से लोग जानते हैं। कहा जा रहा है कि दूसरी भाषाओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहा है। कहते हैं कि
वस्तुओं के समान। जैसे वस्तु का एक उम्र होता है, वस्तु कुछ दिन के बाद मर जाता है, वस्तु कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है, वैसे ही जो शब्द है, शब्द भी मर मिट जाते हैं। हमेशा एक ही शब्द सब दिन प्रचलन में नहीं रहता है, शब्द भी धीरे 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 करके मर मिट जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर शब्द जो है वो, नया शब्द जो है वो उगते रहता है, पनपते रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझा करके सर्वथा लुप्त हो जाता है। कई बार होता है कि शब्द जो है वो मुरझा करके लुप्त हो जाता है, ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है। जैसे आप सोचो ना, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। गांव में होता है लोटा। आज भी आप लोग गांव में जाएंगे तो आपको लोटा देखने के लिए मिल जाएगा, लोग लोटा में ही पानी पीते हैं। लेकिन अगर आप शहर में आएंगे तो शहर में आपको लोटा नहीं मिलेगा। यहाँ लोग गिलास में पानी पीते हैं, उसमें भी कांच के गिलास हो गया चाहे स्टील के गिलास हो गया, उसमें पानी पीते हैं। लेकिन पहले लोटा शब्द ही फेमस होता था, पहले लोटा शब्द ही फेमस होता था। आराम से वो लोग, सब लोग लोटा में पानी पीते थे। आप लोग अभी भी अगर गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि गांव के लोग ना लोटा में पानी पीते हैं, ठीक है। और लोटा में पानी पीने का फायदा होता था, एक बार में एक लोटा पानी लेकर के बैठ गए, एक लोटा में लगभग 1 लीटर पानी आ जाता था। और भाई 1 लोटा पानी लेकर के आराम से उसको पी लिए। आजकल के लोग छोटा सा गिलास रखता है, 250 ग्राम पानी अटता है, 250 मिलीलीटर, और आराम से उसी को पीने में लगल है लोग, ठीक है। घूंटे पी रहा है, एकदम चाय के जैसा, पानी को भी चाय के जैसा पी रहा है। तो भाई पहले, अच्छा धीरे धीरे लोटा शब्द जो है वो विलुप्त हो जा रहा है। शहर के लोगों को अगर ये पूछ दिया जाए कि लोटा क्या होता है तो उसको पता भी नहीं होगा कि लोटा क्या होता है। जो शहर के नए जमाने के बच्चे हैं उनसे पूछा जाए कि लोटा, तुम्हारे घर में लोटा है, तो कहेगा कि लोटा क्या होता है कि नहीं है बाबू। लेकिन गांव में हम लोग सब लोटा में पानी ही पीते थे, ठीक है। हम भी आज मतलब अब जब पटना में रहते हैं तो गिलास में पानी भले पी लेते हैं, लेकिन आज भी जब हम गांव जाते हैं तो हमारे घर में लोटा है। लोटा में जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो मम्मी लोटा में और गिलास में पानी ला करके देती है, तो आज भी लोटा है। तो धीरे धीरे ये कुछ शब्द हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, है कि नहीं है बाबू, ध्यान रखिएगा। अब वही चीज आगे कह रहा है, ध्यान से सुनना बाबू, कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पहले चूहे के बारे में जानते थे या नहीं। यानी कि जो आर्य लोग हैं, जब आर्य लोग, क्या हुआ, एक मिनट, हाँ तो चलो बाबू, यहां पर आगे कहा जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पहले चूहे के बारे में जानते थे या नहीं। यानी कि अब आर्य लोग के बारे में पूछा जा रहा है कि जो आर्य लोग थे वे चूहा के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे। तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे, वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मुस, यानी कि जो चूहा शब्द होता है, अब चूहा शब्द को हम लोग हिंदी में चूहा कह देते हैं, लेकिन संस्कृत में चूहा को कहा जाता है मूषः। क्या कहा जाता है संस्कृत में, आप लोग पढ़े होंगे, तो संस्कृत में चूहा को कहा जाता है मूषः। वही आप ग्रीक भाषा में चले जाएंगे तो चूहा को कहा जाएगा मुस। अब जरा समझिएगा, संस्कृत में मूषः और ग्रीक में मुस, लैटिन में भी चूहा को कहा जाता है मुस, बस हर्षिकार और दीर्घिकार का फर्क होता है। यानी कि आप देखेंगे कि संस्कृत में भी मुस कहा जाता है, मूषः विसर्ग लग जाता है, ग्रीक में भी मुस कहा जाता है और लैटिन में भी मुस कहा जाता है। यानी कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन ये लगभग मिलता हुआ शब्द है, मिलता हुआ भाषा है। और जो पुरानी स्लावेनिक में चूहा को माइस कहा जाता है, यानी कि जो स्लावोनिक भाषा है उसमें चूहा को कहते हैं माइस, और जो पुरानी उच्च जर्मन है उसमें भी हम लोग चूहा को कहते हैं मुश, ठीक है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में, जिसकी काल गणना हम अपने नहीं बल्कि अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मुश नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। यानी कि बहुत समय पहले किसी न किसी, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे वो ग्रीक भाषा हो, चाहे वो लैटिन भाषा हो, अनेक वस्तु का नामकरण कर दिया गया था। जैसे उस चूहे का भी नामकरण कर दिया गया था अलग अलग भाषा में। संस्कृत में मुस ये संस्कृत में उसको मुस कहा जाता था, ग्रीक में भी मुस, लैटिन भाषा में भी मुस कहा जाता था, यानी कि उसका भी नामकरण हो गया था, ठीक है। हाँ बाबू, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के, यहां कहा जा रहा है कि पत्थर या कांच के टुकड़े को जोड़ जोड़ करके जो बनाया गया पच्चीकारी, उसकी चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत और वो यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि है। यानी कि कहा जा रहा है कि भारत और यूनान, देखो बाबू, भारत जो है वो एशिया महादेश में है, यूनान, इटली और जर्मनी ये तीनों जो है वो यूरोप में पड़ता है, ठीक है ना।
लेकिन कहा जा रहा है कि चाहे भारत हो, चाहे यूनान, इटली हो, चाहे जर्मनी, यहां पर जो अवशेष पड़े हुए हैं, अवशेष मतलब जो बहुत पुरानी चीजें जो रखी हुई है, ठीक है ना, उस आधार पर जिस मूल भाषा का ये ढांचा खड़ा किया गया है, वह भी उन लोगों के लिए अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया है कि भाई आखिर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहां भी चिंता करने का विषय है कि आखिर उस समय कौन सी भाषा बोला जाता था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सर अभी भी चूहा को मुस ही कहते हैं गांव में, हाँ अभी भी कहीं पर मूषा ही कहते हैं, मुश कहते हैं, चूहा को अभी भी वही कहा जाता है। कहा जा रहा है कि अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, यह तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलित स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी। यानी कि अगर संस्कृत, ग्रीक और लैटिन तीनों भाषाओं का एक मूल उद्गम स्रोत हो जहां से तीनों भाषा उपजा हो, अगर हम ये पता करने की कोशिश करें, कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन ये तीनों भाषाओं का उद्गम कहां से है, उद्गम मतलब होता है जहां से निकला, ठीक है ना, तो अगर हम ये पता करने का प्रयास करें कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा का उद्गम कहां से है, ठीक है ना, तो हम पहुंच जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे कि जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी। और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परस्पर के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घीर मंचकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम ग्रीक एस्मी और यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहां मिल पाएगा। अब देखिए, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि मैं हूं, हिंदी में बोलते हैं मैं हूं, इसी को संस्कृत में बोलते हैं हम लोग अस्मि। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं है, उसी को संस्कृत में बोलते हैं अस्ति, ठीक है ना। यानी कि हिंदी को जब संस्कृत में हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वह एक शुद्ध भाषा है और एकदम उपयुक्त शब्द है, और ऐसा शब्द हमें और कहीं नहीं मिल पाएगा, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में ही इस प्रकार के शब्द मिल पाएंगे, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का शब्द ढूंढना हो ना तो सिर्फ आपको संस्कृत भाषा में ही मिल पाएगा और इस प्रकार का शब्द आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। हाँ बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, उन भाषाओं में खड़ा होता हूं, कहा गया है कि उन भाषाओं में खड़ा होता हूं या ठहरता हूं, उन भाषाओं में खड़ा होता हूं या ठहरता हूं, मैं जीता हूं, मैं उगता या उत्पन्न होता हूं या मैं बदलता हूं, जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाएं, किंतु अस्मि यानी कि मैं हूं, यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूं। कवि कहते हैं, मैक्स मुलर कहते हैं कि हम लोग जो इन भाषाओं के बारे में इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, वास्तविक में हम इसी भाषाओं को क्या कहते हैं, वास्तविक में हम इसी भाषाओं को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास और कुछ है नहीं, बस यही क्या है, इतिहास है। और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है, यानी कि इसे लोग ज्यादा पढ़ते हैं। आगे अब कहा गया है कि एक भाषा बोलना एक मां के दूध पीने से भी बढ़कर एक आत्मा का परिचायक है। यानी कि भाषा बोलना, अगर हम किसी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह एक मां के दूध पीने से भी ज्यादा समझिए कि परिचायक है, क्योंकि भाषा जो है उसको हम जननी कहते हैं। हम किसी भी चीज को अगर बोलते हैं तो हम भाषा के आधार पर ही बोलते हैं, तो भाषा की जो तुलना है वो मां के दूध से की गई है, ठीक है ना। यहां पर मैक्स मुलर जो है वो भाषा की तुलना किससे करते हैं, मां के दूध पीने से भी बढ़कर करते हैं। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सेक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और न भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती, ठीक है। आगे कहा गया है संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। यानी कि संस्कृत भाषा के बारे में बताया जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा है वह 3000 साल पहले से भी ज्यादा से फैला हुआ है, ठीक है ना। हाँ, सोनू राज चौहान करें सर बायोलॉजी कौन से बुक से पढ़ाते हैं। भैया हम सबसे बड़ा ना चिढ़ आता है कि जब हम आपको संस्कृत पढ़ाते हैं तो आप बायोलॉजी के बारे में पूछते हैं, ठीक है। बायोलॉजी किस बुक से पढ़ाते हैं, हम बायोलॉजी किसी बुक से पढ़ाते ही नहीं है। हमारा अपना खुद का नोट्स होता है, हम अपने नोट्स से पढ़ाते हैं, और वह नोट्स जो है वो 2-3 बुकों का मिश्रण है, जिसमें कि बीटीबीसी वाला चीज है, एनसीईआरटी भी है और भारतीय भवन भी है। तीनों को मिला करके हम एक अपना एक अलग नोट्स तैयार किए और हम जो पढ़ाते हैं उसी नोट्स से पढ़ाते हैं। तो एशिया महादेश में है, यूनान, इटली और जर्मनी, ये तीनों जो है वो यूरोप में पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि चाहे भारत हो, चाहे यूनान, इटली हो, चाहे जर्मनी, यहां पर जो अवशेष पड़े हुए हैं, अवशेष मतलब जो बहुत पुरानी चीजें जो रखी हुई है, ठीक है ना, उस आधार पर जिस मूल भाषा का ये ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों के लिए अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया है कि भाई आखिर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहां भी चिंता करने का विषय है कि आखिर उस समय कौन सी भाषा बोला जाता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
सर अभी भी चूहा को मुस ही कहते हैं गांव में। हाँ अभी भी कहीं पर मुसा ही कहते हैं, मुश कहते हैं, चूहा को अभी भी वही कहा जाता है। कहा जा रहा है कि अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन यह तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी। यानी कि अगर संस्कृत, ग्रीक और लैटिन तीनों भाषाओं का एक मूल उद्गम स्रोत हो जहां से तीनों भाषा उपजा हो, अगर हम ये पता करने की कोशिश करें, अगर हम ये पता करने की कोशिश करें कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन ये तीनों भाषाओं का उद्गम कहां से है, उद्गम मतलब होता है जहां से निकला, ठीक है ना। तो अगर हम ये पता करने का प्रयास करें कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा का उद्गम कहां से है, ठीक है ना, तो हम पहुंच जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे कि जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी। और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परस्पर के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घीर मंचकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम ग्रीक एस्मी और यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहां मिल पाएगा। अब देखिए, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि मैं हूं, हिंदी में बोलते हैं मैं हूं, इसी को संस्कृत में बोलते हैं हम लोग अस्मि। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं है, उसी को संस्कृत में बोलते हैं अस्ति, ठीक है ना। यानी कि हिंदी को जब संस्कृत में हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वह एक शुद्ध भाषा है और एकदम उपयुक्त शब्द है, और ऐसा शब्द हमें और कहीं नहीं मिल पाएगा, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में ही इस प्रकार के शब्द मिल पाएंगे, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का शब्द ढूंढना हो ना तो सिर्फ आपको संस्कृत भाषा में ही मिल पाएगा और इस प्रकार का शब्द आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। हाँ बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, उन भाषाओं में खड़ा होता हूं, कहा गया है कि उन भाषाओं में खड़ा होता हूं या ठहरता हूं, उन भाषाओं में खड़ा होता हूं या ठहरता हूं, मैं जीता हूं, मैं उगता या उत्पन्न होता हूं या मैं बदलता हूं, जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाएं, किंतु अस्मि यानी कि मैं हूं यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूं। कभी कहते हैं, मैक्स मुलर कहते हैं कि हम लोग जो इन भाषाओं के बारे में इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, वास्तविक में हम इसी भाषाओं को क्या कहते हैं, वास्तविक में हम इसी भाषाओं को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास और कुछ है नहीं, बस यही क्या है, इतिहास है। और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है, यानी कि इसे लोग ज्यादा पढ़ते हैं। आगे अब कहा गया है कि एक भाषा बोलना एक मां के दूध पीने से भी बढ़कर एक आत्मा का परिचायक है। यानी कि भाषा बोलना, अगर हम किसी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह एक मां के दूध पीने से भी ज्यादा समझिए कि परिचायक है, क्योंकि भाषा जो है उसको हम जननी कहते हैं। हम किसी भी चीज को अगर बोलते हैं तो हम भाषा के आधार पर ही बोलते हैं, तो भाषा की जो तुलना है वो मां के दूध से की गई है, ठीक है ना। यहां पर मैक्स मुलर जो है वो भाषा की तुलना किससे करते हैं, मां के दूध पीने से भी बढ़कर करते हैं। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सेक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और न भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती, ठीक है। आगे कहा गया है संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। यानी कि संस्कृत भाषा के बारे में बताया जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा है वह 3000 साल पहले से भी ज्यादा से फैला हुआ है, ठीक है ना। हाँ, सोनू राज चौहान करें सर बायोलॉजी कौन से बुक से पढ़ाते हैं। भैया हम सबसे बड़ा ना चिढ़ आता है कि जब हम आपको संस्कृत पढ़ाते हैं तो आप बायोलॉजी के बारे में पूछते हैं, ठीक है। बायोलॉजी किस बुक से पढ़ाते हैं, हम बायोलॉजी किसी बुक से पढ़ाते ही नहीं है। हमारा अपना खुद का नोट्स होता है, हम अपने नोट्स से पढ़ाते हैं, और वह नोट्स जो है वो 2-3 बुकों का मिश्रण है, जिसमें कि बीटीबीसी वाला चीज है, एनसीईआरटी भी है और भारती भवन भी है। तीनों को मिला करके हम एक अपना एक अलग नोट्स तैयार किए और हम जो पढ़ाते हैं उसी नोट्स से पढ़ाते हैं, और हम कहीं बाहर से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ यहां तक। मुख्य रूप से बायोलॉजी में अगर एक किताब अगर देखना हो आप लोगों को तो भारती भवन आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारती भवन बढ़िया बुक है, 10th क्लास के लिए बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। हाँ, तो कहा गया है संस्कृत भाषा के बारे में कि यह 3000 से भी अधिक समय से फैला हुआ है और यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। यानी कि संस्कृत साहित्य को यूनान और रोम के साहित्य से भी बड़ा बताया गया है। संस्कृत साहित्य को यूनान और रोम के साहित्य से भी बड़ा बताया गया है, ध्यान रखिएगा।
मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। तभी एक सानध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर साहब डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन से ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यानी कि मैक्स मुलर कहते हैं कि जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे जो गुरुजी थे, जिनका नाम था, हमारे जो मास्टर साहब थे जिनका नाम था डॉक्टर कली, वो हमें बताए थे, क्या बताए थे कि भारत में ऐसी भाषा बोली जाती है जो कि ग्रीक और लैटिन भाषा से तो मिलता जुलता ही है, साथ ही साथ जर्मन और रूसी भाषा से भी मिलता जुलता भाषा है। संस्कृत के बारे में बता रहे थे। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यात्मक शब्द, सर्वनाम और तमाम धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए। यानी कि मास्टर साहब यहां पर मैक्स मुलर कह रहे हैं कि हमारे जो टीचर थे वो हम जब पढ़ते थे उसी समय बताए थे ये बात कि संस्कृत जो है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलता जुलता है। इतना ही नहीं, जर्मन और रूसी भाषा से भी मिलता जुलता है। और मास्टर साहब कही मतलब ढेर सारे ऐसे शब्द लिख करके दिखाए, ढेर सारे ऐसे शब्द लिख करके दिखाए जो जर्मन, रूसी, संस्कृत, लैटिन, उर्दू में एक समान जैसे लगते थे। ठीक है ना, तुरंत वो ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर लिख करके दिखाए। देखिए बहुत दिनों के बाद ये शब्द सुनने के लिए मिला है, श्याम पट। ये ना ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसी को हिंदी में कहते हैं श्याम पट। ठीक है, हम लोग तो कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जिसको अंग्रेजी में यूज कर लेते हैं। जैसे स्कूल में जाते थे पढ़ने तो ब्लैक बोर्ड पर खल्ली से लिखा जाता था, चौक से लिखा जाता था, उजला खल्ली, आज भी सरकारी विद्यालयों में चलता है। तो ब्लैक बोर्ड को ही हिंदी में कहते हैं श्याम पट। ठीक है ना, तो यहां पर मैक्स मुलर जो है वो कहते हैं कि हमारे मास्टर साहब जो है वो श्याम पट पर लिख करके दिखाए भी थे। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। यानी कि कह रहे हैं कि भाई जब मास्टर साहब बताए तो हमें सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ और हम तो उसके आगे नतमस्तक हो गए। आगे आगे क्या कह रहे हैं मैक्स मुलर, जरा ध्यान से समझिएगा। मैक्स मुलर आगे कहते हैं कि भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूं। मैक्स मुलर कहते हैं कि जो भारत की ज्ञान है उसको मैं बहुत व्यापक और अपने लिए बहुत आवश्यक मानता हूं, कि जो भारत की ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक है। ठीक है, भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी है। यानी कि भारत के कारण आज पूरे यूरोप वासियों का जो है धारणा वो सब बदल गया है और बहुत विस्तृत हो गया है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ अलग है। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसे ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्यभूत होंगे ना। यानी कि यहां पर मैक्स मुलर जो है वो कह रहे हैं कि आप जरा मन में विचार करिए, जरा कल्पना करिए कि छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पथल के कारण कभी अमेरिका के लोग, आज अमेरिका के लोग मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से क्या अंग्रेजी बोलवे करते हैं, तो अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाए। कह रहे हैं कि सोच के देखिए कि कभी ऐसा हो कि कोई प्राकृतिक घटना घटे और अमेरिका के लोग अंग्रेजी भाषा को भूल जाएं, अमेरिका के लोग अंग्रेजी भाषा को भूल जाएं। ठीक है ना, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा को भूल जाएं और 2-3 हजार वर्ष बाद अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसे ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्वान था। कहते हैं कि आज अंग्रेजी मतलब अमेरिका खत्म हो जाए, वहां कुछ ऐसी घटना घट जाए, सब लोग अंग्रेजी भाषा भूल जाए और आज से 2-3 हजार बरस के बाद फिर जब पता किया जाए कि अंग्रेजी में, ये अमेरिका में तो अंग्रेजी बोला जाता था, तो बड़ा आश्चर्य होगा कि नहीं होगा। वैसे ही पहले बोला जाता था, बीच में सब लोग भूल गए, फिर आज हम लोगों को आश्चर्य होता है कि अच्छा भारत में पहले संस्कृत ही सिर्फ बोला जाता था। जैसे आज हम लोग सोचते हैं ना कि पहले कैसे सब संस्कृत बोलता होगा, संस्कृत में बातचीत कैसे करता होगा, वही आश्चर्य हो रहा है। लेकिन पहले के लोगों के लिए एकदम ये नॉर्मल था, पहले के लोगों को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता था। हो सकता है कि आज से 2-3 हजार बरस के बाद कोई और भाषा बोलना शुरू कर दे लोग भारत में, फिर वो लोग हम पर आश्चर्य करेंगे कि भाई हम लोग कैसे बोल लेते थे हिंदी भाषा, मगही भाषा, भोजपुरी भाषा। तो यही बात होता है, समय बीतने के बाद लोग आश्चर्य करते ही करते हैं। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी है। यानी कि मैक्स मुलर कहते हैं कि संस्कृत के कारण ही हमारे बचपन की याद आ गई है और संस्कृत के कारण ही हमारे बचपन की याद, भूले बिसरे चाहे जैसे भी हो, थोड़ा बहुत तो याद आ ही गया है। आगे कहते हैं कि संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, बल्कि इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। यानी कि संस्कृत भाषा के बारे में कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो मानव जाति को वास्तविक रूप में प्रकट किया। मानव जाति तो पहले जंगलों में रहता था, जंगली भाषा भी बोल लेता था, लेकिन जब संस्कृत भाषा आया तो मानव जाति को सचमुच में सबके सामने लाया, प्रकट किया, और ऐसा पहले नहीं होता था। ठीक है ना। कहते हैं भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक
कहते हैं कि भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वो संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन ये कहते हैं प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहां से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहां पहुंचना है। यानी कुल मिलाकर के संस्कृत के बारे में यह भी कहा गया है कि संस्कृत भाषा के कारण लोग अपने बारे में जानते हैं, अपने जीवन के बारे में जानते हैं कि हमें अपनी जीवन की यात्रा कहां से शुरू की थी और हमें कौन सा मार्ग अपनाना है, कौन सा मार्ग चुनना है, हमारा लक्ष्य क्या है। ये सब कुछ प्यारे बच्चों इसके कारण हो पाता है, संस्कृत भाषा के कारण ही हो पाता है। ठीक है ना सर, इसको लिख करके पढ़ाइए। पगला गए हो कहा भाई, आपको हिंदी का चैप्टर लिख करके पढ़ाएगा रोशन कुमार? हिंदी का ये चैप्टर कोई लिख करके पढ़ाएगा तो पता चलेगा कि साल भर में 2-3 चैप्टर खत्म किए हैं। अब लिख लिख करके कोई चैप्टर पढ़ाता है? जी आप लोग कैसे बात करते हैं, तुमको समझ में नहीं आता है। लिख करके पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। कोई कोई सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स लिख करके समझाया जा सकता है, केमिस्ट्री लिख करके समझाया जाता है, लेकिन बायोलॉजी में कुछ चीजें लिख करके समझाया जाता है, कुछ चीजें आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से समझाया जाता है। तो जो थ्योरी होता है उसको पैरेलल पीडीएफ का यूज होता है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में 50-50 चलता है, आधा लिख करके आधा थ्योरी है उसमें है। फिजिक्स में नहीं बल्कि हिस्ट्री में नहीं बल्कि पूरे सोशल साइंस में सबसे ज्यादा थ्योरी तो आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा थ्योरी मिलेगा। देखिएगा जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो हम लिख करके बहुत कम पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में सिर्फ याद करने वाला चीज है, सिर्फ याद करने वाला चीज है। और हिंदी ये सब चैप्टर ये सब जैसे लेखक परिचय पढ़ रहे हैं तो चलो वहां पर जन्म तिथि ये सब हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन अब ये सब लिखने वाला कोई चीज है? ये सब तो है बस आइए कहानी पढ़िए। हम तो एक एक लाइन करके बढ़िया से समझा भी दे रहे हैं, और नहीं तो बहुत सारे लोग तो इस चैप्टर को बहुत जल्दीबाजी में निकाल देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, ये चैप्टर थोड़ा सा नीरस है, मतलब पढ़ने में मजा नहीं आता है। ठीक है ना, आपको लगेगा कि भाई ये चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, तो ये चैप्टर को लोग बहुत धड़ाका में निकाल देते हैं, बहुत जल्दी में निकाल देते हैं। लेकिन हम फिर भी आपको और इस चैप्टर में 2 क्लास देकर के समझाए, पिछले क्लास में भी और इस क्लास में भी। यानी कि जिस चैप्टर को लोग आधा घंटा 45 मिनट में लपेटते हैं, हम 2 घंटा में इसको बढ़िया से समझाए हैं। तो कुछ तो कारण है तब ना समझा रहे हैं, तो आप लोग इस चीज को समझिए। ठीक है ना, चलिए बाबू अब हम यहां आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है? कहा गया है कि हम सब पूर्व से आए हैं, हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से ही मिला है। जैसे देखिए मैक्स मुलर पश्चिम के थे, जो यूरोपीय कंट्री है उसको वेस्टर्न कंट्री कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है पश्चिमी देश। ठीक है ना, तो यहां पर मैक्स मुलर पश्चिमी देश के थे, वेस्टर्न कंट्री यूरोप के थे। तो वो कहते हैं कि हम भले आज जन्म हमारा जर्मनी में हुआ है, लेकिन हम आए हैं कहां से? पूर्व से ही आए हैं। पूर्व मतलब भारत, भारत तरफ से ही हम आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है, और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विरासत न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह मानवीय स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे, अब मैक्स मुलर जो है वो जिसको भाषण सुना रहे थे उसको बता रहे हैं कि अगले वर्ष जब आप भारत जाएंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो जैसे कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था। लेखक कहते हैं उन सभी आगंतुकों को, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कि जब आप भारत जाएंगे तो हो सकता है कि आपका मन वहां न लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों का मन वहां बहुत लगना चाहिए, वैसे मन लगना चाहिए जैसे सर विलियम जोन्स को लगा था आज से 100 वर्ष पहले। क्योंकि सर विलियम जोन्स भी भारत आए थे, उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। यानी सर विलियम जोन्स जो हैं वह समुद्री यात्रा किए थे और इंग्लैंड से निकल करके भारत आए थे। उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया। यानी कि मैक्स मुलर कहते हैं कि सर विलियम जोन्स से ही प्रभावित होकर के हम भारत गए थे, और भारत में जाकर के जब हम वहां पर देखे, क्या देखे भाई? तो देखे कि भारत अब ठीक, कहते हैं कि भारत तब ठीक हमारे सामने था। मैक्स मुलर कहते हैं कि जब हम भी भारत घूमने के लिए गए तो हम देखे कि भारत ठीक हमारे सामने है। फरास या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिवर्चनीय है। यानी कहते हैं कि भारत में जाने के बाद हमें ऐसा अनुभव हुआ जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है।
यानी कहते हैं कि भारत जो एक ऐसा देश है जहां पर कि बहुत ज्यादा विविधता है, अलग अलग जाति आपको मिल जाएगा, अलग अलग धर्म मिल जाएगा, अलग अलग रंग रूप मिल जाएगा, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, अलग अलग परंपरा वाले लोग मिल जाएंगे, अलग अलग रीति रिवाज वाले लोग मिल जाएंगे, कानून व्यवस्था आपको सब जगह पर मिलेगा है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, राज्य, सरकार, सब कुछ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और ये सब कुछ देख करके आप सम्मान की दृष्टि से सब कुछ देखेंगे। कहते हैं ना कि सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है, यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आगे कहते हैं कि मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़े और ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। यानी मैक्स मुलर कहते हैं कि भाई हम भारत नहीं आए थे, लेकिन जब आज भारत आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम कितना बड़ा और कितना विशाल और कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र को हम अनदेखा कर रहे थे, कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे बीच से गुजर रहा था लेकिन हम नहीं देख रहे थे। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। अब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर विलियम जोन्स ने देखा था कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है, तो उसके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उसके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर के शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। यानी कि जिस समय सर विलियम जोन्स भारत आए थे और फिर मैक्स मुलर जब भारत आए तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। और सबसे लास्ट पैराग्राफ बच गया है कि और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, कहते हैं कि जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वो वैसे ही है, या यूं कहें कि आज भी वो वैसे हो ही सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है। सर विलियम जोन्स के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो आए तो सबसे पहले कलकत्ता पहुंचे, और जब कलकत्ता पहुंचे तो एक से बढ़कर के एक शानदार बड़े बड़े विजय प्राप्त किए। और किसी भी नए सिकंदर को यह सोच करके निराश नहीं हो जाना चाहिए। यानी कि जो नए आगंतुक हैं, जो नए भारत में आने वाले लोग हैं, उनको यहां पर सिकंदर कहा गया है कि जो नए सिकंदर भारत में आने की सोच रख रहे हैं, उनकी गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा है। यानी कि जो मैक्स मुलर है वो भारत आने वाले नए आवागंतुकों को, जो भारत में नए आना चाहते हैं, उनको नया सिकंदर कहे हैं। ठीक है ना। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। पूरे चैप्टर में जो मैक्स मुलर है वो भारत के बारे में वर्णन किए हैं। हाँ, थोड़ा कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो मन से इस चैप्टर को ना पढ़े हो, उनको बहुत ज्यादा समझ में ना आया हो। ठीक है ना। जो बच्चे पूरा ध्यान से पढ़े हैं उनको ये चैप्टर भली भांति समझ में आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर बाकी सब चैप्टर के अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। जैसे इसके पहले वाला भीमराव अंबेडकर वाला चैप्टर, 20 के दांत वाला चैप्टर, उन सब के मुकाबले ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन जरूर है। दो चैप्टर पूरे किताब में थोड़ा कठिन बच्चों को लगता है, जो कि हम जानते हैं। एक तो ये वाला चैप्टर हो गया, और दूसरा एक पढ़ाएंगे परंपरा का मूल्यांकन, वो भी। ये दोनों चैप्टर थोड़ा कठिन लगेगा। फिर नागरी लिपि पढ़ाएंगे तो वो भी थोड़ा सा आपको लगेगा। तो सब चैप्टर ऐसा है ना जिसमें कि आप लोगों को समझना पड़ता है। ठीक है। मतलब मजा नहीं आएगा, जानकारी खाली प्राप्त होगा कि भाई क्या दिया गया है चैप्टर में, तो मजा हर एक चैप्टर में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए, अब हम इस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। अगली क्लास में अब आपका हम पूरा क्वेश्चन आंसर भी समाप्त कर देंगे। अब कल देख लीजिए, कल तो बकरीद है तो हो सकता है छुट्टी भी रहे। प्रयास करेंगे कि कल क्लास ले लें, लेकिन अगर छुट्टी रहा तो छुट्टी रखना जरूरी है। ठीक है ना। तो कल हो सकता है कि बकरीद का छुट्टी भी रह जाए, तो जैसा भी होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अब आज इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव